विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपना जो है चैप्टर नंबर 4 है जो केमिकल काइनेटिक्स, उसमें अपन ने कल के वीडियो में जो अपन ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें अपन बेसिक परिभाषाएं हैं वो आपकी वहां पर की थी। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है वो आप पर जो है अपन ने किए, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, जैसे कि आपकी क्या थी, आयनिक अभिक्रियाएं थी, अतिमंद प्रकार की अभिक्रियाएं थी और आपकी क्या थी, मंद अभिक्रियाएं थी। उनके प्रत्येक के उदाहरण अपन ने समझा। रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब उस चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका जो है आपका जो हेडिंग है वो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग क्या होता है, इस चीज के बारे में अपने को जानना है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है ये होता क्या है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि कोई भी अभी कहीं पर भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार की भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें दो तरह के आपके जो है मुख्य रूप से बांट देते हैं। ये आपका जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ए से बी, तो ए आपका यहाँ पर क्या होता है, अभिकारक होता है, और बी मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, आपका उत्पाद मान लिया। तो अपन ने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो गया, अभिकारक हो गए और क्या हो गए, उत्पाद। तो अपन देख रहे हैं यहाँ अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ क्या हुई है, कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, अर्थात क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अब यहाँ से अपन आगे जो है इसका वेग पता करने के लिए ये चीजें आपने को जानने आने जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक और क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक से क्या बनते हैं, आपके उत्पाद बनते हैं। तो उत्पाद बनेंगे वो तो कुछ न कुछ वहां पर क्या लेंगे, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, तो उत्पाद बनने में कुछ क्या लगेगा, समय लगेगा, और किस स्पीड से या कितना समय ले रहा है और कितनी देर तक वो जाकर के उत्पाद बन रहा है, तो वो स्पीड या जो एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, किस वेग से वो यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बना, तो उस चीज के बारे में अपने को जानना होता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो गया, अभिकारक, और अभिकारक के बाद में क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो जब कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जानने के लिए पहले अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, जब कभी भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, जो अभिकारक होते हैं। अब अभिकारक की जो मात्रा है उसको अपन किसके रूप में बोल देते हैं, सांद्रता के रूप में, यानी कि कितनी सांद्रता का अपन अभिकारक या कौन सी सांद्रता है उसमें वो परिवर्तन आ रहा है, तो अभिकारक होगा, उसकी मात्रा के रूप में अपन ने क्या मान लिया, सांद्रता। तो अपन देखते हैं जैसे जैसे अभिकारक से उत्पाद बनता है तो शुरुआत में सिर्फ क्या होता है, आपका अभिकारक ही होता है, तो अभिकारक ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और जैसे ही अभिक्रिया होना अभी स्टार्ट हुई नहीं है तब तक उत्पाद बना ही नहीं, और उत्पाद बना नहीं, इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या होती है, कम, या फिर आपकी क्या होती है, नील। ठीक है, तो जब भी आपकी कोई अभिक्रिया होती है तो अपन जानते हैं अभिक्रिया में अभिकारक से क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है तो उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, प्रारंभ होने से पहले अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, उत्पाद आपका होता नहीं है, उसकी सांद्रता जो है न के बराबर होती है। अब जैसे ही अभिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अभिक्रिया होना क्या हुई, प्रारंभ होना शुरू होती है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है वो आपकी प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ होने से क्या होगा, अभिकारक से क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, तभी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अभिकारक से उत्पाद बना, इसका मतलब जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई उस समय क्या हुआ, आपका क्या होगा, अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी, कमी, और उत्पादों की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब देखो इसकी डेरिवेशन अपन लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग की। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया वेग में क्या होगा, जब कभी भी आपकी क्या होती है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, पहले परिभाषा से लिखने से पहले इसके बेसिक जानते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, तथा उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि
वृद्धि होती है। तो ये अपन देखते हैं कि जब कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी उस स्थिति में क्या होगा, तो अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगी, कमी, और उत्पादों की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि होगी या कमी होगी तो कुछ न कुछ तो समय लेगी, यानी कि समय के सापेक्ष हुई है ये। तो अपन समय क्या मान लेते हैं, इकाई समय मान लेते हैं। तो क्या होगा, इकाई समय में जो इसकी जो है परिभाषा बनेगी, इकाई बोल दो या क्या बोल दो, एकांक समय में, यानी कि एकांक का मतलब क्या होता है, इकाई। तो एकांक समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में, एकांक समय में किसी अभिकारक, एकांक समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहां से आपको पता चला होगा कि अभिक्रिया का वेग है वो किसे कहा जाता है। तो अभिक्रिया के वेग की अगर मैं बात करूं तो एकांक समय में, एकांक समय मतलब इकाई समय, ठीक है, एकांक समय में कोई अभिकारक है तो अभिकारक की सांद्रता में देखो या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है आपकी जो है, जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन होगा, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो आपका परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया का क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। अब देखो ये जो वेग है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले एक नंबर जो आपका वेग है इसको औसत वेग कहा जाता है। एवरेज जो है आपका जो है रेट कहलाती है ये इस वेग की। और दूसरा जो है वो आपका क्या है, तात्कालिक, तात्कालिक जिसको बोलते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग इसको कहा जाता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस जो है आपकी रेट कहलाती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, ये वापिस से आपका पुनः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है औसत वेग और दूसरा है आपका तात्कालिक वेग। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा हो गई। अब ये दो प्रकार का होता है तो इनको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। आपका औसत वेग और दूसरा जो अपना है प्रकार वो क्या रहेगा आपका तात्कालिक वेग। तो सबसे पहले आप बनाते हैं औसत वेग पे। पहला प्रकार है आपका औसत वेग। तो औसत वेग किसे कहा जाता है कि वही सेम सी परिभाषा रहेगी जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की परिभाषा है। बेसिक सा तो अंतर रहेगा, उस अंतर को आपको समझना है कि औसत वेग है किसे कहा जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन क्या देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अगर वो समय के सापेक्ष है तो वो आपका परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो आपका औसत वेग है वो कहलाता है। तो औसत वेग की परिभाषा आपकी क्या होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई परिवर्तन है वो प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। तो ये होगी आपकी किसकी परिभाषा, औसत वेग की परिभाषा। कि अपन जानते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक की सांद्रता में भी जो कमी आएगी वो कुछ समय के सापेक्ष ही होगी, और उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि हो रही है वो भी समय के साथ ही परिवर्तित हो रही है। तो औसत वेग किसे कहेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन, अब परिवर्तन कैसे था, अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अभिकारक की सांद्रता में जो कमी है वो कितने
समय में आपकी जो है कमी आपकी हो रही है और उत्पाद की सांद्रता में कितने समय में वृद्धि हो रही है, तो वो प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है। यानी कि लगभग वैसी परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग की, सिर्फ लिखने का तरीका लैंग्वेज इसको थोड़ा सा आपका अलग कर दिया। तो वो तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग और औसत वेग में आप अंतर करोगे तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो ये होगी आपकी औसत वेग की जो है परिभाषा। अब अपन मान लेते हैं कोई अभिक्रिया अपन ने माना कोई आपका जो अभिक्रिया है उससे R से P। अब R किसे कहा जाता है, रिएक्टेंट को, P का मतलब होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अभिकारक, और प्रोडक्ट का मतलब जो है क्या होता है, उत्पाद है। तो कोई अभिक्रिया है उसमें अभिकारक से आपके क्या हो रहे हैं, उत्पाद हो रहे हैं। तो अपन देखो औसत वेग को किस किस प्रकार से, ये आपकी न्यूमेरिकल भी जो है आपको याद में जो है रखना है, और आपका जो है ये आपका थ्योरेटिकल रूप से सूत्र भी आपको यहाँ पर तैयार रखना है। तो अपन जानते हैं अभिकारक से क्या है, उत्पाद। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक या क्रियाफल, जो क्रियाकारक बोल दो, वो पी का मतलब क्या हो जाएगा, जो है आपका क्रियाफल या क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट या उत्पाद, इसको कहा जाता है। तो औसत वेग अपन जानते हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपन यहाँ पर परिभाषा क्या है, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है प्रति इकाई समय में, यानी कि समय के सापेक्ष जो आपका परिवर्तन हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो अपन जानते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर दे देता हूं इसको, अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जो है नीचे हो जाएगा आपका क्या, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे ही अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के कारण क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी, और वो कमी है कितने समय के दौरान हुई है, यानी कि उस अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय है उसका भाग दे देते हैं, तो वो क्या देता है आपका औसत वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन यहाँ पर क्या हो रहा है, सांद्रता में कमी हो रही है, किसके द्वारा, प्रति इकाई समय में, यानी कि अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय। दूसरा आपका यहाँ पर क्या बन सकता है फॉर्मूला, ये औसत वेग करेगा आपका, औसत वेग बराबर अभिक्रिया के फल स्वरूप उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। तो बाकी चीजें ये लिख रहा हूं, यहां पर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, और नीचे आपका क्या रह जाएगा, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय। दो फॉर्मूले आपके ये बन गए, और भी इसके फॉर्मूले बन सकते हैं। अपन जानते हैं जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अभिकारक की शुरुआत में कुछ क्या रहती है, सांद्रता रहती है, शुरुआत में उसकी सांद्रता होती है, और फिर है आपका क्या होता है, जैसे अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है, होते होते क्या हो जाती है, अभिकारक की जो है कुछ न कुछ क्या होती है, सांद्रता आपकी बची रहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरफ अभिकारक की अंतिम सांद्रता होगी और दूसरी तरफ अभिकारक की क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता होगी। तो उस अंतिम सांद्रता में से अपन क्या निकालेंगे, प्रारंभिक सांद्रता है वो निकाल लेंगे, तो वो कहां क्या आ जाएगा, आपका कुल सांद्रता में परिवर्तन है आपका आ जाएगा। तो अगला फॉर्मूला आपका क्या बन सकता है, औसत वेग बराबर अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के जो है अंतिम जो है आपकी सांद्रता हो जाएगी। अभिक्रिया में अपन किसकी बात कर रहे हैं, मेन अभिकारक, अभिकारक को आपको ध्यान रखना है, अभिकारक की अंतिम सांद्रता, अभिकारक की क्या हो जाएगी, अंतिम सांद्रता माइनस क्या हो जाएगी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और नीचे भाग वो आपका वही लग जाएगा, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय।
तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, औसत वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, अभिकारक की प्रारंभ जो है अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता निकालेंगे तो वो अभिकारक की कुल सांद्रता में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि कितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ है। तो इसको अपन शॉर्ट रूप में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, औसत वेग बराबर अपन जो भी सांद्रता है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, बड़े कोष्टक के द्वारा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, अभिकारक, यानी कि अभिकारक की बात हो रही है, यानी कि अभिकारक की, ये बड़े कोष्टक में लिखते क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता, कौन सी सांद्रता ले रहे हैं, अंतिम, और अंतिम में से क्या माइनस करेंगे, अभिकारक की कौन सी सांद्रता, प्रारंभिक। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, प्रारंभिक, और भाग किसका लग जाएगा, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय। इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि कोई भी आपकी अभिक्रिया है उसमें अपन क्या देखते हैं, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में, तो देखो सभी में समय आ रहा है, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, किसके सापेक्ष, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो अपन देख रहे हैं अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी, और समय के जो है समय के सापेक्ष ये परिवर्तन हो रहा है। औसत वेग क्या बन सकता है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि, अभिक्रिया द्वारा ले गए समय। और एक वो फिर दूसरा कैसे निकाल सकते हैं कि अभिकारक की अंतिम सांद्रता क्या हुई, अभिक्रिया होने के पश्चात अभिकारक की अंतिम सांद्रता क्या बचती है, उसमें से जो शुरुआत में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसको माइनस कर देते हैं और अभिक्रिया द्वारा लिए गए समय के सापेक्ष इस प्रकार से करते हैं, तो जो वेग निकल के आएगा वो क्या होगा, औसत वेग। अगला क्या हो सकता है, अभिकारक की जो है सांद्रता को लिए बड़ा कोष्टक दर्शा दिया, अभिकारक की कौन सी सांद्रता, अंतिम, यही लाइन है, इसको इस रूप में दर्शाया। क्यों, ये न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पर आपको काम आएगा, औसत वेग निकालना होगा तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता में से घटा देना है किसको, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को, तो वो किसका सूत्र आ जाएगा, औसत वेग का, जब उसमें इसका भाग देंगे। अब देखो ये तो था आपका थ्योरेटिकल रूप से सूत्र आपके कैसे बनते हैं, इनको अपन थ्योरी के रूप में लिखा है। अब इसको जो है आपका न्यूमेरिकली जो है अपन किस प्रकार से कर सकते हैं उस चीज को अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहां पर देखो अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो है इसके जो है कुछ सूत्रों पे। अपन ने देखा अभिकारक जो है अभिक्रिया अपने पास में क्या थी, आर से क्या था आपका, पी था। अभिक्रिया अपने क्या अपने पास में क्या थी, आर से पी, ये क्या है अभिकारक और ये आपका क्या है उत्पाद है। तो अपन औसत वेग की गणना करते हैं, अपन ने सारे सूत्र है अपन ने जो वहां पर लिखे थे। अब इसको मैं देखो किस रूप में लिख सकता हूँ, औसत वेग। तो औसत वेग के लिए अपन क्या करते हैं, किसके लिए औसत वेग ज्ञात करते हैं, पूरी अभिक्रिया के लिए ज्ञात करते हैं। तो सभी क्रिया के लिए अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, अभिकारक और उत्पाद के लिए ज्ञात करेंगे तो वो पूरी अभिक्रिया ही होगी आपकी। तो अभिकारक का औसत वेग। अब अपन जानते हैं किसी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है आपकी वृद्धि। तो अपन देखते हैं अभिकारक की जो है प्रारंभ में सांद्रता होती है, अंतिम भी सांद्रता होती है, अंतिम में से प्रारंभ निकालते हैं तो वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर साथ ही ये भी जानते हैं समय अंतराल भी होता है, यानी कि कितने समय पर अभिक्रिया स्टार्ट हुई और कहां पर जाकर के अभिक्रिया है वो आपकी समाप्त होने लगती है। तो वो समय अंतराल भी मेन रोल आपका निभाता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा अभिक्रिया के औसत वेग का, वो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब होता है अपना अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की क्या होगी प्रारंभिक सांद्रता। तो उसके लिए मैंने क्या दर्शा दिया आपका डेल्टा आर, यानी कि R2 माइनस R1 कर सकते हो। फिर आपका क्या है डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय की जगह डेल्टा टी लिखा है। तो डेल्टा टी बराबर अपन क्या मानते हैं T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 किस प्रकार से किया कि अपन जानते हैं प्रारंभ में जो अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो वो मान लो आपकी 1 सेकंड पे स्टार्ट हुई, फिर जो है 1 सेकंड के पश्चात जो है उसकी अंतिम सांद्रता यानी कि उत्पाद बदलते बदलते उसको 10 सेकंड लगे, तो 10 माइनस जो है आपका 0 हो जाएगा। तो अपन क्या देखते हैं कुछ न कुछ समय अंतराल होता है, तो समय अंतराल के लिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया अभिक्रिया के द्वारा लिया गया समय कुल। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा डेल्टा टी। लेकिन मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है किसका, माइनस का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। अब ये माइनस का चिन्ह किसके लिए आता है, अभिक्रिया से अपन देखते हैं
अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो हमेशा ध्यान रखना है अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है और उसी समय क्या होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसका अपोजिट हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पादों की सांद्रता में क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। अब देखो और इस चैप्टर में और विस्तार से जाएंगे तो इनमें छोटी छोटी चीजें हैं वो भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको ये लाइन याद रखनी है कि जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी, उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि। यहाँ पर अपन अभिकारक का औसत वेग निकाल रहे हैं तो अपन जानते हैं अभिकारकों की सांद्रता में क्या होती है, कमी, और कमी के लिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह दर्शा दिया, आपका माइनस दर्शा दिया। बाकी ये तो आपका आता है डेल्टा आर बटा डेल्टा टी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपन किसके लिए निकाले, उत्पाद के लिए औसत वेग, तो उत्पाद के लिए औसत वेग, उत्पाद के लिए औसत वेग, तो उत्पाद को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, पी, तो पी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपन का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। क्यों, प्रारंभ में 0 था, बाद में उत्पाद बना तो समयांतराल यहाँ पर भी रहेगा। डेल्टा पी आपका हो गया, प्रारंभ में कितनी सांद्रता, अंतिम कितनी रही, वो सारी चीजें करके यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह आपको माइनस का नहीं करना है, क्यों, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। वृद्धि के लिए कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का रहता है, तो वहां पर दर्शाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है, अभिकारक का औसत वेग ज्ञात करते हो तो अभिकारक के औसत वेग में आपको ये जरूर है लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से अपन क्या देख रहे हैं कि जो है ये अपने पास में फॉर्मूले बने, यहाँ पर अभिकारक का औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी। उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, औसत वेग डेल्टा पी अपॉन का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अब देखो इसको एग्जांपल की सहायता से भी अपन देख सकते हैं। जैसे मेरे पास में एग्जांपल हो गया H2 प्लस Cl2 से आपका क्या है 2HCl। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, तो पहले अपने को ये पहचान आना चाहिए अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे और ये अपने क्या हो जाएंगे, उत्पाद। देखो इनका तरीका है, अपन आगे पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और वेग में समझ। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इस चीज को आपको यहाँ पर जो है एक बार है रखना नहीं है या इसको जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये टॉपिक है यहाँ पर जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये टॉपिक आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में आगे वहां पर आएगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। इस चीज को आपको एक बार है ध्यान से जो है इनको रखना नहीं है, इनको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इन चीजों को, ठीक है। तो H2Cl2 ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। अब मान लो इसके लिए मैं औसत वेग ज्ञात करता हूं, तो सबसे पहले अभिकारक के मैं बात करता हूं। तो अभिकारक के लिए अगर मेरे को औसत वेग ज्ञात करना है, किसके लिए, अभिकारक के लिए औसत वेग, तो अभिकारक कौन है, ये है। तो अपन अभिकारक कौन से ले लिए, अपन ने ये ले लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा H2, क्या हो जाएगा, डेल्टा H2। क्यों, अभिकारक कौन सा आपका H2 है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा H2 अपॉन का क्या हो जाएगा, डेल्टा T। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्यों है, अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, तो चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस का। तो डेल्टा आर, डेल्टा आर का मतलब जो आपका यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक कौन सा है, H2, तो H2 अपॉन का क्या हो जाएगा, डेल्टा T। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। और भी अभिकारक है, और अभिकारक कौन सा है, Cl2, तो बराबर में क्या लिखेंगे, Cl2, तो ये लिख दिया Cl2। इसको ले लिया बड़े कोष्टक में, आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा T। ध्यान रखना ये हमेशा ही क्या होती है, सांद्रताएं बराबर में ही दर्शाई जाती है जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं। बाकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और आएंगे वहां पर और समझा दिया जाएगा। तो डेल्टा Cl2 अपॉन का क्या हो जाएगा, डेल्टा जो है आपका T। यहाँ पर भी जो चिन्ह है वो किसका रहेगा, आपका माइनस का रहता है। इस चीज के बारे में यार इसको मिटा देता हूं, पूरा अलग लिख देते हैं। बराबर क्या होगा आपका, माइनस डेल्टा Cl2 यानी कि Cl2 की सांद्रता, और ये हो जाएगा डेल्टा T अभिक्रिया के द्वारा लिया गया समय। अब देखो अभिक्रिया का औसत, अभिकारक का औसत वेग हो गया, और इसी प्रकार से अपने को ज्ञात करना है उत्पाद का। ये तो दोनों अभिकारक है, क्यों, H2 और Cl2 दोनों ही अभिकारक है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। ये H2 की सांद्रता, ये Cl2 की सांद्रता, जैसे यहाँ पर दर्शाई है डेल्टा आर की सांद्रता, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर डेल्टा आर, इसको लिख सकते हो क्या, डेल्टा पी। सांद्रता है तो डेल्टा, ये बड़े कोष्टक आपको जरूर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो जैसे डेल्टा H2 क्यों अभिकारक था, अभिकारक को अपन ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H2, आगे चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। उत्पाद का औसत वेग ज्ञात करते हैं,
उत्पाद का औसत वेग बराबर, उत्पाद कौन सा है आपका HCl, HCl के आगे देखो यहाँ पर तो एक था, तो एक में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्यों, एक में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं वो हमेशा भाग में चले जाते हैं, तो यहाँ पर तो एक था, तो इसमें एक का अगर मैं भाग ले देता हूँ H2 का, यहाँ पर एक का भाग लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्पाद में अपन देख रहे हैं HCl के कितने परमाणु अणु हैं आपके यहाँ पर 2 है, तो उस स्थिति में जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कहां पर आ जाता है, नीचे। ये टॉपिक अपन है, अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, वहां पर भी ये पूरा डिटेल में समझा दे, एक बार आपको सिंपली आपको याद रखना है। तो देखो तरीका वही रहेगा, क्या होती है उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन सा है HCl, उत्पाद की सांद्रता को अपन किस में ले लेंगे, बड़े कोष्टक में, नीचे क्या रहेगा डेल्टा T, ठीक है। अब आगे चिन्ह माइनस का आपका रहेगा नहीं, क्यों, क्या है उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है वर्दी होती है, तो चिन्ह अपन है प्लस का ही रहने देते हैं। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है 2, वो कहां पर आ जाएगा आपका भाग में, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1/2, या फिर सिंपल अपन 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया उत्पाद का औसत वेग और ये हो गया अभिकारक का औसत वेग, और ये दोनों ही तीनों ही आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी कि ये दोनों का जो वेग औसत वेग है बराबर होगा किसके, आपके उत्पाद के औसत वेग, यही चीज होती है, इन दोनों का जो औसत वेग होगा वो उत्पाद के औसत वेग के क्या होगा बराबर। अब ऐसे ही बहुत सारे आप जो उदाहरण है कर सकते हो, मेन ध्यान रखना है जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, वो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कहां पर आ जाएगा आपका नीचे भाग में आ जाता है। अब यहाँ पर 3 हो 4 हो, यहाँ पर भी आपका आ जाता है 3 4 आ जाए, यहाँ पर 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो N2 + 3H2 है, तो 3H2 में 3 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा, वो भाग में आ जाएगा। लेकिन अभिकारक का औसत वेग ज्ञात करो, चाहे अभिकारक कितने ही हो, माइनस का चिन्ह दर्शाना और सभी को बराबर में लिखना है, ठीक है। सांद्रता है बड़े कोष्टक में दर्शा दिया, उत्पाद का औसत वेग है आपके पास में आ गया। अब देखो कुछ एग्जांपल है जो कि आपको यहाँ पर है स्वयं से प्रैक्टिस करके और आपको बताना है कि इनकी जो है औसत वेग को दर्शाने की क्या समीकरण है वो प्राप्त होती है। तो ये आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के अपना आंसर है वहां पर दे सकते हो। जैसे अभिक्रिया होगी, जैसे पहला उदाहरण है आपका N2 + 3H2 से 2NH3, इसके लिए जो है अभिक्रिया का अभिकारक का औसत वेग और उत्पाद का औसत वेग है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। या जो है दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर 1/2 H2 प्लस का 1/2 क्या हो जाएगा Cl2 और क्या हो जाएगा HCl, इसके लिए दर्शा देना है। अगला क्या हो सकता है आपका 2N2O5 से आपका क्या हो जाएगा 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 4NO2 + O2 + O2। तो इन सब के लिए क्या ज्ञात करना है, जैसे ये इस समीकरण के लिए मैंने जो अभिक्रिया अभिकारक का औसत वेग और उत्पाद का औसत वेग, तो इन तीनों के लिए आपको क्या करना है, ये औसत वेग का समीकरण है, ये जो है आपको ज्ञात करना है। अभिकारक और उत्पाद तीनों का औसत वेग है आपको ज्ञात करना है। इसको आप जो है यहाँ पर भी तीनों के इन दोनों के बराबर ही इसको यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी दर्शा देना या साथ में लिख देना, बराबर में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, अभिकारकों का जो औसत वेग होता है वो किसके बराबर होता है, उत्पादों के औसत वेग के बराबर होता है। अब अभिकारक 1 हो 2 होते हैं, उनको बराबर में रखना है। उत्पाद को भी आप औसत वेग को वहीं पर दोनों के बराबर रख सकते हो। तो ये तीनों हैं, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, जहां पर आपको इसके जो आंसर है व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जो है आप ज्वाइन कर रखे हो, वहां पर अपने को इनके आंसर है वो शेयर करने हैं। तो आज का जो है वीडियो लेक्चर में आपका जो है इसके बारे में रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या रहेगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समय के साथ में वेग के साथ में सांद्रता का क्या ग्राफ आता है, तो उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।